बायोलॉजी एक सेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं एसके सिंह और जैसा कि जान रहे हैं कि 12th के छात्रों का परीक्षा चल रहा है, जिसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज लेके आए हैं। 3 चैप्टर बचा हुआ है, 14, 15 और 16, जिसको हम आज समाप्त कर देंगे, जिससे छात्रों को बायोलॉजी की परीक्षा में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। चलिए हम लोग बात करते हैं इस चैप्टर के बारे में। सबसे पहले है कि इकोसिस्टम है, चैप्टर नंबर 14 हम लोग बात कर रहे हैं। ये चैप्टर जो है वो 14 है और इसी चैप्टर में हम लोग बात कर रहे हैं जिसमें इकोसिस्टम है। एक व्यक्ति है जिनका नाम है सर आर्थर टेंसले, जिन्होंने सबसे पहले इकोसिस्टम शब्द देने का काम किया और इसलिए हम लोग आर्थर टेंसले को याद रखते हैं, क्योंकि इकोसिस्टम शब्द जिन्होंने दिया सबसे पहली बार वो सर आर्थर टेंसले साहब ही थे, जिनके द्वारा हम लोग इकोसिस्टम को जान पाए। इकोसिस्टम होता क्या है? इट इज ए फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। यह एक प्रकृति का एक यूनिट है, एक तरीका है, एक सिस्टम है जिसमें सजीव मतलब बायोटिक एंड एबायोटिक मतलब निर्जीव फैक्टर्स वेयर द लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट। सजीव और निर्जीव के आपस में कॉम्बिनेशन के थ्रू या आपस में सहयोग से एक सिस्टम तैयार होता है, जिसमें सब सजीवों को फायदा निर्जीव से होता है और निर्जीव सजीवों के माध्यम से आपस में इंटरेक्ट रहते हैं। अर्थात एबायोटिक फैक्टर और बायोटिक फैक्टर आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट रहते हैं, जुड़े रहते हैं। एंड ऑल्सो देयर फिजिकल इन्वायरमेंट, और जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं उस इन्वायरमेंट का निर्माण करते हैं। तो बायोटिक फैक्टर और एबायोटिक फैक्टर मिलकर इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं, अर्थात पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र वही तंत्र है, पारिस्थितिकी तंत्र वही तंत्र है जिस तंत्र में निर्जीव और सजीव आपस में इंटरेक्ट होकर एक दूसरे को प्रभावित करने का काम करते हैं। इकोसिस्टम को अगर बात करेंगे तो 2 तरह के इकोसिस्टम इस पृथ्वी पे हैं। एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जो स्थल पे रहने वाले ऑर्गेनिज्म है उसको हम लोग टेरेस्ट्रियल कहते हैं, और जो पानी में रहने वाले हैं उसको हम लोग एक्वेटिक कहते हैं। तो स्थल पर रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म है उसको स्थलीय और एक्वेटिक कहते हैं। स्थल में भी 3 तरह के बताया गया है, जिसमें एक जंगल आता है, एक घास के मैदान आते हैं और एक मरुभूमि आते हैं जिसको हम लोग डेजर्ट के नाम से जानते हैं। वहीं एक्वेटिक की बात करेंगे तो इसमें 2 तरह के पानी आता है। एक फ्रेश वाटर जैसे नदी का, नाला का, झील का, तालाब का, पोखर का, ये जो पानी होता है वो फ्रेश वाटर होता है। जबकि साल्ट वाटर होता है नमकीन पानी, जिसमें नमक की मात्रा मिली हुई होती है। ऐसे पानी को हम लोग साल्ट वाटर के नाम से जानते हैं। अब फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में कौन कौन सी हो गया? तो पॉन्ड हो गया, लेक हो गया, स्ट्रीम्स हो गए। जबकि साल्ट वाटर में क्या होगा? वेटलैंड हो गया, स्टूरियंस हो गए, मैरियन हो गए। तो ये सारे साल्ट वाटर के अंतर्गत आते हैं। अब यहीं पर एक टर्म है जिसका नाम है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी क्या है कि जितना हम लोग साल भर के अंदर जितना ऊर्जा हमको मिलता है या प्रोडक्शन उत्पादन होता है पूरे दुनिया के अंदर, चाहे वो टेरेस्ट्रियल आधार पे हो चाहे वो एक्वेटिक में हो, इस तरीके के सिस्टम को हम लोग प्रोडक्टिविटी के नाम से जानते हैं, जिसके 2 टाइप है। एक है जीपीपी और एक है एनपीपी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और इसको बोलते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब हो गया कि जीपीपी में जितना रिस्पायरेशन से ऊर्जा समाप्त हो गया उसको हटा देंगे, माइनस करेंगे, जो हमको मिलेगा वही हमारा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के नाम से जाना जाता है। अब इधर एक लॉ है जिनका नाम है 10% लॉ ऑफ लिंडमान। चलिए हम देखते हैं 10% लॉ ऑफ लिंडमान के बारे में। लिंडमान नाम का एक व्यक्ति था जिन्होंने कहे कि ऊर्जा कभी भी, जैसा कि हम लोग लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में पढ़ते हैं कि ऊर्जा कभी बर्बाद नहीं होता है, जब बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो लिंडमान साहब का भी कुछ उसी तरह का सोच था। उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो प्रोड्यूसर होता है, मतलब उत्पादक होता है, मतलब ग्रीन प्लांट होते हैं। अब ग्रीन प्लांट को कोई खाएगा ऑर्गेनिज्म, तो उसमें ऊर्जा, इसके ऊर्जा का जितना इसके पास, सपोज करें कि इतना ऊर्जा 10,000 है, तो इसके ऊर्जा का 10% जाएगा। अर्थात 10,000 है तो 10,000 का 10% हो जाता है, 10,000 का 10% होता है 1,000। मतलब कंज्यूमर जो सबसे पहला कंज्यूमर होगा, प्राइमरी कंज्यूमर, तो प्राइमरी कंज्यूमर के अंदर ऊर्जा मात्र 1,000 पहुंचेगा। अब इस प्राइमरी कंज्यूमर को खाने वाले जो होंगे सेकेंडरी कंज्यूमर, तो सेकेंडरी कंज्यूमर का इसका 10% जाएगा, मतलब 1000 का
अगर हम 10% करते हैं तो 100, तो ये हो गया 100। तो अर्थात सेकेंडरी कंज्यूमर के पास 100 पहुंचेगा। फिर इस सेकेंडरी कंज्यूमर को खाने वाले जो अगर होंगे तो उस टर्सरी कंज्यूमर, तो टर्सरी कंज्यूमर में इस 100 का 10% पहुंचेगा, अर्थात 10 पहुंचेगा। मतलब इसीलिए नियम को हम लोग लॉ ऑफ लिंडमान के नाम से जानते हैं, जिस नियम को लिंडमान साहब ने सबसे पहले बताने का काम किए थे, ये था। अब हम आगे देखते हैं, उसी में एक टर्म है, आगे के टर्म को हम लोग देखते हैं। सबसे पहला टर्म है स्ट्रैटिफिकेशन। क्या होता है स्ट्रैटिफिकेशन, इसकी चर्चा हम लोग करते हैं। स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है? यहाँ पे एक टर्म है जिसका नाम है स्ट्रैटिफिकेशन। स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है, इसको हम लोग चर्चा करते हैं। स्ट्रैटिफिकेशन क्या है? इन एन इकोसिस्टम में द वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑक्युपाइंग डिफरेंट लेवल, अलग अलग लेवल बटे होते हैं, जिसमें प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है, प्राइमरी कंज्यूमर है, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी है, डिकम्पोजर है। तो इस वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन को ही हम लोग स्ट्रैटिफिकेशन के नाम से जानते हैं। उसी तरह से एक टर्म है जिसका नाम है डिकम्पोजिशन, जिसको हम लोग अपघटन के नाम से जानते हैं। तो अपघटन क्या होता है? द प्रोसेस विच द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इन ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपलर ऑर्गेनिक मैटर। जो कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल है, जैसे मान लीजिए कि पत्ता है या कोई ऑर्गेनिज्म है धरती पर और वो मिट्टी में मिल गया, सपोज करके मिट्टी में है और मिट्टी में वो जो है डेट्रीवोरस की वजह से जो सूक्ष्म जीव होते हैं उसको तोड़ उड़कर मिट्टी में मिला दिए। मतलब डेट्रीवोरस डिकम्पोजिशन का काम कौन करते हैं? तो डेट्रीवोरस करते हैं, सूक्ष्म जीव करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं। वो उसको मिट्टी में तोड़कर मिला दिए और इस प्रोसेस को जब बड़ा, इसमें क्या है, कॉम्प्लेक्स फूड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, उसको तोड़कर सिंपलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इसी प्रोसेस को हम लोग डिकम्पोजिशन कहते हैं, अर्थात अपघटन कहते हैं। अब इसमें आता है एक टर्म है जिसका नाम है फूड चेन। चलिए हम लोग इसको देखते हैं। फूड चेन क्या होता है? द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम द प्रोड्यूसर थ्रू ए सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म। जब ऊर्जा जो होता है, एनर्जी जो होता है, वो ट्रांसफर होता है एक ऑर्गेनिज्म से, जैसे प्रोड्यूसर है तो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर के पास चला जाएगा, कंज्यूमर में फिर प्राइमरी कंज्यूमर है, फिर प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर के पास जाएगा, सेकेंडरी कंज्यूमर से टर्सरी कंज्यूमर के पास जाएगा, लास्ट में वो डिकम्पोजर उसको डिकम्पोज करके सॉइल में मिला देगा। तो इस प्रोसेस को हम लोग फूड चेन के नाम से जानते हैं। ये फूड चेन एक लीनियर वे में चलता है, अर्थात एक ऑर्गेनिज्म होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, लीनियर वे में चलते रहेगा। और इसी चेन को हम बाद में, जब फूड चेन के बहुत सारा श्रृंखला हो जाती है तो उसको हम लोग फूड वेब के नाम से बताते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे है इकोलॉजिकल पिरामिड के एक टर्म है, इकोलॉजिकल पिरामिड। हम जानते हैं पिरामिड एक शब्द है जिसमें याद होगा कि पिरामिड मिस्र में मरे हुए व्यक्ति के शरीर पर एक ट्रायंगुलर शेप में घर बनाया जाता है, जिसको हम लोग पिरामिड कहते हैं। लेकिन यहाँ पर पिरामिड ट्रायंगुलर शेप से संबंधित है, लेकिन यह ऊर्जा का पिरामिड है। तो इकोलॉजिकल पिरामिड में द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रॉपिक लेवल स्ट्रक्चर ऑर्गेनिज्म वेरियस ट्रॉपिक लेवल्स ऑफ फूड चेन इज कॉल्ड इकोलॉजिकल पिरामिड। जब हम कोई ऑर्गेनिज्म को एक पिरामिड शेप में रिप्रेजेंट करने का कोशिश करते हैं कि यह इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करने का कोशिश करते हैं, तो पिरामिड के शेप में, ट्रायंगुलर शेप में या इस तरह के रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, जिसमें सबसे नीचे प्रोड्यूसर, उसके बाद कंज्यूमर, उसके बाद डिकम्पोजर, इसके बाद ये होते हैं। तो इस चीज को हम लोग इकोलॉजिकल पिरामिड के नाम से जानते हैं। अब आता है स्टैंडिंग स्टेट। स्टैंडिंग स्टेट क्या होता है? सच एज नाइट्रोजन, जैसा कि जानते हैं कि नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, कैल्शियम है। इस पृथ्वी पर सारे तत्व मौजूद है, जिसमें से ये भी तत्व है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम। प्रेजेंट इन द सॉइल, मिट्टी में मौजूद होते हैं। एट एनी गिवन टाइम इज कॉल्ड स्ट्रेचिंग स्टेट। इसी स्टेट को हम लोग स्टैंडिंग स्टेट, स्टैंडिंग स्टेट के नाम से जानते हैं, क्योंकि यह मिट्टी में रहते हैं और एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट होते रहते हैं। तो एक निश्चित टाइम पीरियड के अंदर इसी को स्टैंडिंग स्टेट के नाम से जानते हैं। आगे हम लोग देखेंगे, आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पर एक साइकिल है जिसका नाम है न्यूट्रिएंट साइकिल। न्यूट्रिएंट मतलब होता है पोषक और साइकिल मतलब होता है चक्र।
इसलिए इसको हम लोग न्यूट्रिएंट साइकिल कहते हैं या पोषक चक्र कहते हैं, या इसी को बायोजियो साइकिल के नाम से भी जानते हैं। द कंटिन्यूअस एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट, हम जानते हैं कि पोषण एक ऑर्गेनिज्म के पास कभी नहीं रहेगा, वो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट होगा, फिर दूसरे से तीसरे में जाएगा, तीसरे से चौथे में जाएगा और लास्ट में फिर मिट्टी मिल जाएगा, फिर पहले से शुरू हो जाएगा। अर्थात पोषक हमेशा एक साइक्लिक वे में चलते रहता है। द कंटिन्यूअस एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट, पोषण तत्वों का या पोषक तत्वों का एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जाना या दूसरे से तीसरे में जाना, तीसरे से चौथे में जाना, फिर चौथे से पहले में चले जाना, ये जो कंटिन्यूअस एक्सचेंज है ऊर्जा का और या ऑर्गेनिज्म के बीच में जो संबंध बनते हैं इस इन्वायरमेंट में, मतलब इस नॉन लिविंग इन्वायरमेंट में, इसी को हम लोग बायोकेमिकल साइकिल के नाम से जानते हैं या इसी को न्यूट्रिएंट साइकिल के नाम से जानते हैं। तो ये ऊर्जा बनता कहाँ है? तो सबसे बड़ा जो दुनिया में ऊर्जा का संसाधन है वो प्रोड्यूसर के पास, ग्रीन पौधे के पास, हरे पौधे के पास। हरे पौधे के पास ये ऊर्जा जो होता है सूरज की प्रकाश, जैसे सूरज की सनलाइट हो गया तो सनलाइट हो गया, सनलाइट की उपस्थिति में, सनलाइट के अलावा इसमें क्लोरोफिल की वजह से, इसके अलावा मिट्टी में से वाटर की वजह से और इन चीजों की मदद से ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से या भोजन बनाने का काम करते हैं और इसी प्रोड्यूसर पर दुनिया के सभी जीव डिपेंडेंट रहते हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब हो गया कि जैसे पौधा है तो ऊर्जा बनाएगा, जैसे चावल बनाया, गेहूं बनाया, तो वो हम लोग को डायरेक्ट हो गया और उसको उससे बना हुआ प्रोडक्ट अगर हमको मिलता है तो वो इनडायरेक्ट में होगा। जैसे हम चॉकलेट खाते हैं तो चॉकलेट किसी न किसी सब्सटेंस से बना हुआ, मरुआ का आटा से बना हुआ, तो मरुआ का आटा से जो डेयरी मिल्क या कैडबरी मिल्क या जो भी ये सब बनता है तो उसमें जो है मरुआ का आटा का उपयोग किया जाता है। अब वो क्या है तो इनडायरेक्ट रूप में हम लोगों तक आ रहा है। तो ये एक चीज है जो कि प्रोड्यूसर से के बारे में आता है। ग्रीन प्लांट की बात करेंगे, हरे पौधे की बात करेंगे, तो हरे पौधे क्या हो गया, तो हरे पौधे को हम प्रोड्यूसर कहते हैं। दुनिया में सबसे बड़ा ऊर्जा उत्पादन का स्रोत प्रोड्यूसर ही होते हैं। इसके बाद आता है कंज्यूमर। कंज्यूमर किसको कहेंगे? कंज्यूमर कहेंगे कि जो प्रोड्यूसर को खा के अपने जीवन को चलाता है उसको कंज्यूमर कहते हैं। प्रोड्यूसर को उत्पादक कहते हैं, वहीं कंज्यूमर को उपभोक्ता कहते हैं। जो इस प्रोड्यूसर का उपभोग करे उसी को हम लोग कंज्यूमर कहते हैं। आगे देखते हैं, आगे का टर्म है जिसका नाम है बायोमास। आगे का टर्म है जिसका नाम है बायोमास। बायोमास क्या होता है? बायोमास क्या होता है? द अमाउंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मैटर प्रेजेंट इन ऑर्गेनिज्म। जैसा कि जानते हैं कि कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है आपके इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में, इसी को हम लोग बायोमास कहते हैं। द अमाउंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मैटर प्रेजेंट इन ऑर्गेनिज्म एट ट्रॉपिक लेवल एंड इकोसिस्टम इज नोन एज बायोमास। जितने भी ट्रॉपिक लेवल में पाए जाने वाले, वो चाहे वो प्राइमरी कंज्यूमर है, चाहे वो सेकेंडरी है, चाहे वो टर्सरी है, इस पाए जाने वाले सारी चीजों को हम लोग बायोमास के नाम से जानते हैं। फूड वेब क्या होता है? एन इंटरकनेक्टेड मैट्रिक्स ऑफ फूड चेन इज कॉल्ड फूड वेब। जब फूड, कई सारे फूड चेन एक साथ, जैसे मान लीजिए कि एक रैबिट है, तो रैबिट को खाने वाला कौन है? तो रैबिट को खाने वाला जो है वह डॉग है। रैबिट को खाने वाला कौन है? तो टाइगर है। रैबिट को खाने वाला कौन है? तो लाइन है। तो एक ऑर्गेनिज्म है और खाने वाले बहुत सारे होगा, फिर टाइगर को खाने वाला बहुत होगा, डॉग को, फिर लाइन को खाने वाला बहुत होगा। तो जब एक ऑर्गेनिज्म को खाने के लिए बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जुड़े हुए रहेंगे तो ये फूड चेन नहीं, फूड वेब कहेगा। इसको हम लोग हिंदी में आहार जाल कहते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि आहार जाल बड़ा कि फूड चेन बड़ा? तो सबसे फूड वेब के अंदर बहुत सारा फूड चेन आ जाता है, अर्थात फूड चेन छोटा चीज है और फूड वेब में बहुत सारे चेन आ जाते हैं। अब आता है यहाँ पे है कि आपको कुछ चीजों को देख लेना है, जैसे साइकिल में कार्बन साइकिल को देख लेना है, नाइट्रोजन साइकिल को देख लेना है, फॉस्फोरस साइकिल को देख लेना है। ये इंपॉर्टेंट है और ये आपको पूछे जा सकते हैं, 5 नंबर के क्वेश्चन में होते हैं। 5 नंबर चूंकि बताना नहीं है तो आप जो है बुक के सहारे इसको देख लेंगे। ये साइकिल इंपॉर्टेंट है। प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन की बात करेंगे। डिकम्पोजिशन क्या होता है? किसी भी चीजों का मिट्टी में मिलने की प्रक्रिया को डिकम्पोजिशन कहते हैं, जिसमें सबसे पहला है कि प्रोसेस में डिकम्पोजिशन करने के लिए सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से वह सूक्ष्मजीव या जो सब्सटेंस है वो टूटेगा, उसको डिकम्पोजिशन कहते हैं। फिर वो पानी के साथ मिक्स हो जाएगा जिसको लीचिंग कहेंगे।
फिर उसका वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा तो उसको कैटाबॉलिज्म कहेंगे। फिर उसके बाद ह्यूमस के रूप में, काली मिट्टी के रूप में वो बनने लगेगा तो ह्यूमिफिकेशन कहेंगे। और लास्ट में मिनरल, खनिज बन जाएंगे। तो ये सारे चीज क्या हो गया, ये प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन आता है। इकोसिस्टम कंपोनेंट की बात करेंगे तो इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन? तो इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट में आपको बता दें इकोसिस्टम के कौन कौन कंपोनेंट है। तो इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट है। पहला कंपोनेंट का नाम है प्रोड्यूसर, दूसरा है कंपोजर। और पहला तो हो गया बायोटिक जिसको हम लोग सजीव बोलते हैं, और दूसरा हो गया एबायोटिक जिसको हम लोग निर्जीव कहते हैं। तो एबायोटिक जिसमें जान है, जो जानदार प्राणी है, उसमें सब आएंगे कौन? तो प्रोड्यूसर आ जाएगा, कंज्यूमर आ जाएगा और डिकम्पोजर आ जाएगा। तो फिर कंज्यूमर कौन आएगा? तो हार्बीवोरस है, प्राइमरी कंज्यूमर है, सेकेंडरी कंज्यूमर। हार्बीवोरस कौन होता है? तो बकरी, जो शाकाहारी जीव होते हैं उसको हार्बीवोरस कहते हैं। लायन हो गया, फिर उसी तरह से लाइन को खा सकता है ईगल, तो वो सेकेंडरी कंज्यूमर हो जाएगा। फिर वो सारे मिट्टी में मिल जाएंगे तो उसको हम लोग डिकम्पोजिशन के नाम से जानते हैं या डिकम्पोजर कहेंगे। डिकम्पोजिशन जो करने का प्रोसेस होता है उसको डिकम्पोजिशन कहते हैं। और डेट्रीवोरस की वजह से जो मृतजीवी प्राणी है वो इस काम को अंजाम देते हैं। जबकि एबायोटिक की बात करेंगे तो एबायोटिक में कुछ चीज आते हैं, जैसे हवा हो गया, पानी हो गया, सूरज की रोशनी हो गई, तापमान हो गया, मिट्टी हो गया, ये सारे चीज एबायोटिक फैक्टर के अंतर्गत आते हैं। अब ऊपर हम लोग कुछ और देख लेते हैं। ऊपर क्या है तो इसको हम लोग और को थोड़ा सा देखने का कोशिश करते हैं कि ऊपर में कुछ पॉइंट्स हैं। ऊपर के कुछ पॉइंट को हम लोग देखते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या है कि द प्रोडक्ट इकोसिस्टम कौन कौन से सर्विस देते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ इकोसिस्टम प्रोसेस एज टर्म एंड इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में जो सर्विस देते हैं उसको हम लोग इकोसिस्टम सर्विस के नाम से जानते हैं। हमको इकोसिस्टम से क्या क्या मिलता है? तो शुद्ध हवा मिलता है। शुद्ध हवा के साथ साथ क्या मिलता है? तो शुद्ध हवा के साथ साथ बाढ़ और सुखाड़, ये दोनों समस्या हमको इकोसिस्टम से प्राप्त होता है। इसके अलावा हेल्प इन साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट, ये पोषक तत्वों के साइक्लिंग करने में मदद करता है इकोसिस्टम। प्रोवाइड हैबिटेट, रहने के लिए हमको जगह देता है। नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ, जितने भी जंगली जानवर है उसको रहने के लिए जगह देता है। तो ये सारे चीज जो है इकोसिस्टम से ही तो मिलते हैं। ठीक है। इन्फ्लुएंस ऑफ द हाइड्रोजेनिकल साइकिल्स, स्टोर हाउस ऑफ कार्बन, कार्बन को स्टोर करने में मदद करता है। इसके अलावा जो होता है कहता है कि कार्बन को स्टोर करता है। 33 ट्रिलियन डॉलर की जो है प्रत्येक साल हमारे इकोसिस्टम से US डॉलर जो है कमाई होती है। अर्थात इकोसिस्टम हमारे लिए बहुत ज़्यादा जीवनदायिनी है। प्रोडक्टिविटी की बात करेंगे तो इसमें कुछ टर्म दिया गया है, कुछ टर्म को आपको देख लेंगे। ये टर्म क्या है कि प्रोडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करने के लिए ग्राम -2 ईयर -2 का यूज किया जाता है, या किलो कैलोरी KCL m⁻², y⁻, y का मतलब ईयर to⁻⁻1 से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सारी बातें आपको इस चैप्टर में पढ़ना था। ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आने वाला वीडियो चैप्टर 15 और इसके बाद नेक्स्ट 16 होंगे, देखना ना भूलें। पीछे अगर वीडियो नहीं देखें तो उसको जरूर देख लेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में यहीं से प्रश्न आ रहे हैं। और मैं आशा करता हूं कि आपको बायोलॉजी एक्स चैनल बेहतर विकल्प के रूप में दे रहा है। बिहार के तमाम छात्रों को पुनः सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करने का आग्रह करते हैं, ताकि आप भी फायदा उठाएं और आप अपने छोटे बहन या बड़े भाई बहन को भी ये बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।